हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल, आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हम बिजनेस स्टैटिक्स के सबसे आखिरी टॉपिक या आखिरी लेसन कह लीजिए, इंडेक्स नंबर पर पहुंच चुके हैं। उसकी भी हमने शुरुआत कर दी है और लगभग हम उसके आखिरी चरण पर हैं। लेकिन आज आपके लिए इंडेक्स के कुछ बेहतरीन और ट्रिकी प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको जोड़िए, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से वो जुड़ें और अपनी पढ़ाई को वो अपनी शर्तों पर पूरा करें। बिल्कुल वैसी पढ़ाई आपको मिलेगी जैसी पढ़ाई आप चाहते हो। एक तरफ से सारे रूल बाय रूल, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, आपको सारे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरफ से 1 बाय 1 सब यहाँ आपको मिलेगा। तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। पेड क्लास की आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार रेगुलर बेस पर बिल्कुल ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई जैसा चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर। लेकिन इंडेक्स नंबर की गणना करने के लिए हमने आपको कुछ बातें बताई थी, आपको शायद याद होगा। इंडेक्स नंबर की गणना करने समय हमने ये कहा था कि सूचकांक तभी निकाला जा सकता है जबकि मात्रा समान हो। मात्रा समान हो, केवल परिवर्तन किसमें हो? मूल्य में हो। मतलब एक निश्चित मात्रा के कई मूल्यों में, मतलब समय बदलेगा तो समय बदलने के साथ साथ वस्तुओं के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। तो जब समय बदलने के साथ साथ वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन हो तो हमें उसी परिवर्तन का जब सापेक्ष माप निकालेंगे वही सूचकांक कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे आप सापेक्ष माप तब निकालिएगा जब मात्रा एक समान हो, मात्रा में कहीं कोई परिवर्तन ना हो। एक बराबर मात्रा दी गई हो और केवल परिवर्तन किस में देखने को मिले? मूल्यों में देखने को मिले, उसी का आप अध्ययन करेंगे, वही सूचकांक कहलाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 दिया है, निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर मूल्य सूचकांक की गणना कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने आपको एक वस्तु के लिए नियम बताया है और वस्तुओं के समूह के लिए। तो अभी आपने वस्तुओं के समूह के लिए नियम नहीं पढ़ा है, अभी आप एक वस्तु के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक वस्तु के लिए में हमने आपको कितने नियम पढ़ाए थे? 2। कौन कौन से? वहाँ पे था जब 1 वर्षीय स्थिर आधार हो, मतलब किसी 1 साल की सूचना, किसी 1 साल के मूल्य को हम आधार मानते हैं, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जब 1 से अधिक वर्षों के मूल्यों को आधार मानना हो तो हम औसत निकालते हैं। तो जब औसत निकालकर हल किया जाएगा तो क्या करेंगे? तो आइए, तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर हल करना है। मतलब 1 से अधिक वर्षों की सूचना होगी और सभी सूचनाओं का हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? एवरेज। लेकिन प्रश्न किस पे हल होगा? मात्रा में कि रुपए में? मैंने पहले ही कहा मात्रा एक निश्चित होनी चाहिए और प्रश्न में क्या दिया हो? रुपया, तभी हल होगा। सूचकांक हमेशा मूल्य का निकाला जाता है, इसीलिए इसको प्राइस रिलेटिव या मूल्यानुपात भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर मूल्य सूचकांक की गणना कीजिए। ठीक, चलिए मान लिया। कुछ बातें दी गई हैं
तो जो बातें दी गई हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है रेट, प्राइस इन रुपीज़ पर केजी, प्राइस इन रुपीज़ पर केजी, ठीक है। प्राइस इन रुपीज़ पर केजी कैसा कैसा दिया हुआ है, वर्ष यहाँ ईयर 2004, 2005, 2006, 2007 ऐसा दे रखा है, ठीक है। 2006, 2007 वर्ष 2014 दिया हुआ है भाई, सॉरी वर्ष दिया हुआ है 2014, 2015, 2016, 2017। वर्ष के बाद इधर दे रखा है गेहूँ, वीट, इधर दे रखा है चावल, राइस, इधर दे रखा है दाल, पल्स, ठीक है। तो 2014 में गेहूं का मूल्य कितना दे रखा है, 4 रुपये 90 पैसे, ठीक। 2015 में गेहूं की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 रुपये 60 पैसे, ठीक है, 5 रुपये 60 पैसे। 2016 में दे रखा है 7 रुपये 70 पैसे। 2017 में दे रखा है 9 रुपये 80 पैसे। आगे बढ़ जाता है, फिर 8, 9, 10, 13 ये चावल के लिए, 8, 9, 10, 13। दाल के लिए कितना दिया है, 30, 25, 23, 22, 30, 25, 23, 22, ठीक है। हम अब सूचकांक निकालेंगे, चलिए वो अलग बातें हैं, हम पहले यहाँ आ जाते हैं। अब एक तरफ से ये गणना क्रिया आप सीखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर और टिपिकल क्वेश्चन भी बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। आइए, मैंने आपसे कुछ बातें क्लियर की थी कि सूचकांक हम तभी निकाल सकते हैं जब मात्रा एक समान हो। मतलब जैसे आज इस वर्ष हमने 10 किलो सामान खरीदा कितने रुपए में, पिछले वर्ष हमने 10 किलो सामान खरीदा था कितने रुपए में, और अगले वर्ष हम 10 किलो सामान पाएंगे कितने रुपए में। तो हर जगह मात्रा एक बराबर होगी तभी कंपैरिजन हो पाएगा, अन्यथा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, एक फिक्स मात्रा होनी चाहिए, और परिवर्तन किस में होना चाहिए, मूल्य में। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं प्राइस इन रुपीज पर केजी। तो यहाँ ये दिया हुआ है प्राइस इन रुपीज, मूल्य रुपए में दिया हुआ है, पर केजी जिसके साथ पर लगा हो प्रश्न में वो नहीं दिया होता है। मतलब पर केजी प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलो इतने रुपए में। तो इस लाइन का पूरा सेंटेंस ये निकल के आ रहा है, हिंदी में इसको कहते हैं मूल्य, मूल्य प्रति रुपए किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ ये दिया हुआ है कि मूल्य प्रति किलो रुपए में, ऐसा लिखा हुआ है, मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका आप सेंटेंस का अर्थ क्या निकालिएगा, मूल्य प्रति किलो, प्रति किलो मतलब क्या होता है, 1 किलो इतने रुपए में। मतलब ये सूचना जो दिया जा रहा है, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि 2014 में गेहूं 1 किलो 4 रुपये 90 पैसे में था, 2015 में गेहूं 1 किलो 5 रुपये 60 पैसे में था, 2016 में 1 किलो 7 रुपये 70 पैसे में था, 2017 में 9 रुपये 80 पैसे में था। ऐसे ही इन्होंने चावल की बात की कि 1 किलो 8 रुपये में, 1 किलो 9 रुपये में, 1 किलो 10 रुपये में, 1 किलो 13 रुपये में। ऐसे ही दाल की बात की कि 1 किलो 30 रुपये में, 1 किलो 25 रुपये में, 1 किलो 23 रुपये में और 1 किलो 22 रुपये में। क्या यहाँ पूरे क्वेश्चन में मात्रा समान है? जी हाँ, सबकी सूचना कितना दिया गया है, 1 किलो, और कितने रुपए में हमें मिल जा रहा है, परिवर्तन किस में हुआ है, रुपए में, ठीक है। तो यहाँ मूल्य प्रति किलोग्राम रुपए में, प्रति किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो कितने रुपए में आपको मिल जा रहा है। अब उसी के आधार पर आपको क्या निकालना होगा, सूचकांक निकालना होगा। तो ध्यान देना बेटा कि आपको यहाँ 3 वस्तुओं का दिया है, गेहूं का, चावल का, दाल का। आप एक एक वस्तु का अलग अलग निकाल सकते हो, गेहूं का अलग निकाल लो, चावल का अलग निकाल लो, दाल का अलग निकाल लो, तो एकदम पहले क्वेश्चन जैसा हल हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ आपको एक वर्ष में तीनों वस्तुएं मिल जा रही हैं, तो वर्ष का निकालना होगा।
तो आपके लिए इसको थोड़ा उल्टा करना होगा। इन्होंने कैसा दिया है, वर्टिकल, हम इसको किस रूप में लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल। कैसे, देखिएगा। तो यहाँ हम बनाते हैं, पहले यहाँ हम लिखेंगे कमोडिटी, यहाँ हम लिखेंगे कमोडिटी, वस्तु, कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी के बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज, एवरेज अभी निकालेंगे चूंकि औसत से निकालना है। प्रश्न में साफ तौर पर कहा है निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर हल करना है, तो औसत निकालकर हल किया जाएगा। तो कमोडिटी हो गया, एवरेज, एक वर्ष की सूचना ये हो जाएगी 2014, वर्ष 2014, एक वर्ष की सूचना ये हो जाएगी 2015, जितने वर्ष की सूचना दी है हर वर्ष के लिए निकालेंगे। एक वर्ष की सूचना ये हो जाएगी 2016, और ये एक वर्ष की सूचना ये हो जाएगी 2017। हर वर्ष के लिए हम अलग अलग कर देंगे। और यहाँ हम स्तर निकालेंगे, पहले दिया होगा प्राइस, ठीक है, इधर दिया होगा प्राइस, प्राइस, और इधर हम निकालेंगे इंडेक्स नंबर, इंडेक्स। इधर 2016 में भी ऐसा करेंगे, यहाँ प्राइस और यहाँ क्या होगा, इंडेक्स। इधर भी हम निकालेंगे प्राइस, हर वर्ष के लिए ऐसा ही कर लेंगे, इंडेक्स। मतलब अभी तक आप टेबल एक क्वेश्चन के लिए बनाते थे तो वहाँ वर्ष और इंडेक्स दिखा देते थे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कई वस्तु हैं और अंत में एक एक वर्ष का निकालना है, इसलिए ऐसा किया गया, प्राइस, इंडेक्स नंबर, ठीक है, ऐसा कर दिया गया। इतना समझ में आया। हम हर एक वर्ष के लिए अलग अलग निकालेंगे, 2014, 2015, 2016, और 3 कमोडिटी दी गई हैं, 3 वस्तुएं दी गई हैं ना, गेहूं, चावल, दाल, तीनों का हम अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। एक तरफ हम पहले गेहूं का निकाल लेंगे, व्हीट, फिर एक तरफ हम चावल का निकाल लेंगे, राइस, और फिर एक तरफ हम निकाल लेंगे दाल का, पल्स। मतलब कितनी वस्तुओं का हम निकाल लेंगे, 3 वस्तुओं का निकाल लेंगे। पूरी टेबल हमारी बनके तैयार हो गई है। अब आपको कुछ बातें यहाँ पर फिर से रिमाइंडर के तौर पर हम नोटिस कराने देना चाहते हैं, और आप विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहले आप एक रिमाइंडर के तौर पर जान लीजिए, चूँकि यहाँ चीज़ें लगाने का तरीका बदल रहा है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम फिर से समझा देना चाहते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि सूचकांक निकालने की केवल 2 ही शर्तें हैं, मूल्य दिया हो, मूल्यों में परिवर्तन हुआ हो, और मात्रा समान हो, तभी हम सूचकांक निकाल सकते हैं, अन्यथा हम सूचकांक नहीं निकाल सकते, ठीक है। और सूचकांक निकालने के लिए अभी आप एक वस्तु के लिए नियम पढ़े हो, तो जब एक वस्तु के लिए नियम आपने पढ़ रखा है, उसमें ये कहा गया एक वस्तु की सूचना है, 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो जब केवल एक वर्ष को स्थिर आधार माने, और एक जब कई वर्षों की सूचना हो और सबको आधार मानना हो, तो वहाँ औसत निकालते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में किस विधि से कहा है, औसत मूल्यों को आधार मानकर सूचकांक की गणना करनी है। हम निकाल लेंगे, औसत मूल्यों को आधार मानकर हम सूचकांक निकालेंगे, ठीक है। तो जब औसत मूल्यों को आधार मानकर सूचकांक निकालना हो, तो वहाँ पे आपने सूत्र पढ़ रखा है, इंडेक्स नंबर बराबर P1 अपान एवरेज प्राइस इंटू 100। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, एवरेज प्राइस। P1 बराबर चालू वर्ष का मूल्य होता है, ठीक है। लेकिन आप पहले ये जानिए प्रश्न में दिया क्या हुआ है। तो प्रश्न में दिया है मूल्य प्रति किलो रुपए में। आंकड़े जो दिए गए उनको बारे में बताया गया ना कि हम ये दे रहे हैं। अभी तक जब आप क्वेश्चन पढ़ते थे तो वहाँ लिखा रहता था वर्ष मूल्य, वर्ष मूल्य, मात्रा की वहाँ बात ही नहीं की जाती थी, यहाँ की गई। यहाँ कहा गया मूल्य प्रति किलो रुपए में। तो ध्यान देना बेटा कि जब कभी किसी शब्द के साथ प्रति लगा हो, पर लगा हो, तो समझ लेना वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो यहाँ प्रति किलो कहा है, तो मतलब ये आंकड़े किलो में तो नहीं है, ये किलो वाली चीज़ नहीं दी गई है, अन्य दिया है। तो मूल्य प्रति किलो, प्रति किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो कितने रुपए में। तो यहाँ सब के लिए ये सूचना दी गई है कि 1 किलो इतने रुपए में है। कंफर्म, यहाँ सब के लिए ये सूचना दी गई है कि 1 किलो कितने रुपए में है। गेहूं के लिए अलग, चावल के लिए अलग, दाल के लिए अलग। अब चूंकि 1 वर्ष की सूचना होती तो ठीक था, यहाँ कितने वर्षों की सूचना दी गई है, 4 वर्षों की।
तो गेहूं के लिए अलग, चावल के लिए अलग, दाल के लिए अलग हम निकालेंगे। तो 4 वर्षों के लिए तो हमने ऐसे क्वेश्चन दिया था, गेहूं का, चावल का, दाल का, हमने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। कैसे? गेहूं के लिए पहले औसत लिख लेंगे, मूल्य जो दिया है और इंडेक्स नंबर, मूल्य इंडेक्स नंबर, मूल्य इंडेक्स नंबर, मूल्य इंडेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे ही हम चावल का, दाल का, तो इस तरीके से हो जाएगा, हम एक वस्तु का निकाल चुके होंगे। और इस तरीके से जब हम देख लेंगे तो 1 वर्ष का हमें सूचकांक मिल जाएगा। तो प्रश्न में दिया क्या गया है? 1 किलो मूल्य इतने रुपए में, तो 1 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है, तो सबकी मात्रा समान है 1 किलो, सबके रुपए अलग अलग दिए, हमें सूचकांक निकालना है। तो यहाँ देखते हैं प्राइस कितने रुपए दिया है गेहूं का, 4 रुपये 90 पैसे। यहाँ इस वर्ष 2015 में 5 रुपये 60 पैसे, फिर 7 रुपये 70 पैसे और फिर 9 रुपये 80 पैसे, ठीक है। हमने सबके मूल्य लिख लिए। अब इधर आते हैं, चावल के लिए 8 रुपये, इधर 9 रुपये, 10 रुपये और इधर 13 रुपये। यहाँ पे आते हैं दाल के लिए 30 रुपये, 25 रुपये, 23 रुपये, 22 रुपये। कन्फर्म? अब सबका हमें निकालना होगा औसत। क्यों? क्योंकि औसत मूल्यों के आधार पर निकालना है। तो जब औसत मूल्यों के निकालना है तो एवरेज, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? गेहूं का। तो गेहूं के लिए मूल्य कितना दिया है? 4 रुपये 90 पैसे प्लस 5 रुपये 60 पैसे प्लस 7 रुपये 70 पैसे और प्लस 9 रुपये 80 पैसे, सबको जोड़ के बटे 4, तैयार है 28 रुपये, जोड़ के बटे 4 बराबर 7 रुपये। तो गेहूं का औसत कितना आ गया? 7। ऐसे ही हम चावल का निकालते हैं, राइस। चावल के मूल्य कितने दिए गए हैं? 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 13 बटे 4, 13 10 23 9 32 8 40 बटे 4 बराबर 10 रुपये। फिर हम आते हैं दाल के लिए, औसत निकालते हैं, पल्स। दाल के मूल्य दिए गए हैं 30 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 22, जोड़ के बटे 4, तो 100 बटे 4 बराबर 25। तो सबके औसत मिल चुके हैं हमें। तो पहले गेहूं का औसत कितना मिला? 7। चावल का औसत कितना मिला? 10। दाल का औसत कितना मिला? 25। अब इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? उसी फॉर्मूले पे हम सबको रखते चले जाएंगे। वो मैंने लिख रखा है फॉर्मूला, क्योंकि औसत मूल्यों के इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है P1 अपान P0 इंटू 100, जब 1 वर्ष को स्थिर मान के लगाना हो। और जब एवरेज निकाल के लगाना हो तो क्या होता है? P1 अपान एवरेज प्राइस इंटू 100। तो हमें किस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा? P1 अपान एवरेज प्राइस इंटू 100। तो P1 बराबर होता है चालू वर्ष का मूल्य, AP बराबर होता है एवरेज प्राइस इंटू 100। तो पहले हम आते हैं चालू वर्ष का मूल्य। तो यहाँ चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया हुआ है? एक वर्ष के लिए हम देखते हैं। चालू वर्ष का मूल्य है 4 रुपये 90 पैसे बटे एवरेज प्राइस 7 गुणे 100। इधर हम आते हैं, अब चालू वर्ष का मूल्य कितने रुपए है? 5 रुपये 60 पैसे। वर्तमान में जो 2015 चल रहा था तो चालू वर्ष का मूल्य था 5 रुपये 60 पैसे, एवरेज प्राइस 7 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 7 रुपये 70 पैसे बटे एवरेज प्राइस 7 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 9 रुपये 80 पैसे बटे एवरेज प्राइस 7 गुणे 100। कन्फर्म? इंडेक्स नंबर निकालने का तरीका हो जाएगा। फिर इधर आते हैं, चाहिए तो आप यहाँ निकाल ही लीजिए पहले इनका, ठीक है। ये 70 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 0.8 80 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? इसको कट करेंगे तो 1.1 आएगा, 110 हो जाएगा। इधर कट करेंगे तो 1.4 आएगा, तो 1.4 से अगर इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा, ठीक है। ये गेहूं का इंडेक्स निकल चुका है। 2014 में गेहूं का इंडेक्स कितना था? 70, 2015 में 80, 2016 में 110, 2017 में 140। अगर हम केवल गेहूं के इंडेक्स की बात करते हैं तो निकल के आ चुका है। ऐसे ही हम चावल का इंडेक्स निकालेंगे। इंडेक्स निकालने का वही सूत्र है, P1 अपान एवरेज प्राइस इंटू 100। P1 अब चालू वर्ष का मूल्य कितना है? 8। एवरेज प्राइस का मूल्य कितना है? 10 गुणे 100। तो इधर कितना है? बाद में भी निकाल लेंगे। अब इधर चालू वर्ष का मूल्य है 9, एवरेज प्राइस का मूल्य है 10 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 10, एवरेज प्राइस का मूल्य 10 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 13, एवरेज प्राइस का मूल्य 10 गुणे 100। अगर इधर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 80। इधर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है? 90। इधर कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 100।
और इधर कैलकुलेट करेंगे तो 130। कैसे? 10 से 100 कट गया 10, 10 का 13 से गुणा हो गया 130। ये चावल के लिए इंडेक्स आ चुका है। अब ऐसे ही हम बिल्कुल दाल के लिए इंडेक्स निकालेंगे। तो चालू वर्ष का मूल्य हो चुका है 30 बटे एवरेज प्राइस 25 गुणे 100 गुणे 100। तो 25 को 100 से काट देंगे 4 आएगा, 4 का 30 से गुणा हो जाएगा 120, इसका इंडेक्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे चालू वर्ष का मूल्य 25, औसत मूल्य कितना है 25 गुणे 100 बराबर इसका आ जाएगा 100। इधर आ जाते हैं, चालू वर्ष का मूल्य है 23, औसत मूल्य 25 गुणे 100 मतलब ये आ जाएगा 92। चालू वर्ष का मूल्य 22 बटे एवरेज प्राइस कितना है 25 गुणे 100 मतलब इसका आ जाएगा 88। अब सबके इंडेक्स नंबर आ चुके हैं। अगर हमें एक एक वस्तु का इंडेक्स कहा हो, एक एक का, मतलब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप गेहूं का सूचकांक बताइए, तो आप ये सारे गेहूं के इंडेक्स हैं। अगर आपसे कहा जाए चावल का इंडेक्स बताइए तो ये चावल का इंडेक्स है। अगर आपसे कहा जाए दाल का इंडेक्स बताइए तो ये दाल का इंडेक्स है। लेकिन अभी एक वर्ष का इंडेक्स नहीं निकला। एक वर्ष में कितनी वस्तुएं हैं? तो एक वर्ष में 3-3 वस्तुएं आ गई। तो जब एक वर्ष में 3-3 वस्तुएं आ गई तो हमें तीनों वस्तुओं का अलग अलग निकालना हो। ये तीनों वस्तुओं के लिए हम एक साथ निकालेंगे, एक वर्ष का सूचकांक निकालेंगे। तो इस वर्ष के सूचकांक में तीनों सूचकांक जोड़ देंगे, ये 270, तीनों इंडेक्स नंबर जुड़ गए। इधर भी 270, इधर 110, 210, 302, इधर 270, 8, 278, 358, ठीक है। और सब में डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3, क्योंकि 3 वस्तुएं रही हैं। डिवाइडेड बाई 3 तो इधर कितना आ जाएगा 90, इधर भी कितना आ जाएगा 90, इधर कितना आ जाएगा 302 डिवाइडेड बाई 3, 302 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 100.67, 100.67। इधर 358 बाई 3, 358 बाई 3 आ जाएगा 119.33, 119.33, ठीक है। तो यही इंडेक्स नंबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये एक वस्तु के लिए इंडेक्स है, ये एक वर्ष के लिए है। 2014 का इंडेक्स 90, 2015 का 90, 2016 का 100.67 और 2017 का 119.33, ठीक है। और अगर आप एक एक वस्तु के लिए निकालना चाहते हो तो गेहूं का, चावल का, दाल का, तो आपने ये ध्यान देना है कि सबसे पहले मात्रा फिक्स्ड होनी चाहिए। परिवर्तन किस में होना चाहिए? रुपए में। तो यहाँ मात्रा 1 किलो दिया गया था, मूल्य प्रति किलो रुपए में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न, लेकिन पूरी तरह से इससे अलग, वो प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, हिला देगा, वो आपके लिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5, चलिए दिया है क्वेश्चन, निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर 3 वर्षों के मूल्य सूचकांक की गणना कीजिए। बिल्कुल आसान। निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर 3 वर्षों के मूल्य सूचकांक की गणना करनी है। चलिए देखते हैं। लिखा है रेट पर रुपी इन किलोग्राम, रेट पर रुपी इन किलोग्राम, ठीक है। चाहो तो इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। आगे क्या दिया हुआ है? 3 वर्षों की सूचना दी गई है। वर्ष, ईयर 2015, 2016, 2017। फिर यहाँ गेहूँ, व्हीट, चावल,
राइस, दाल, पल्स। गेहूं क्या दिया हुआ है? 10, 8, 5, 10, 8, 5। चावल क्या दिया हुआ है? 4, 2.5, 2। और दाल कितना दिया हुआ है? 2, 2.5 और 2। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल। ठीक है, आपको सब कुछ वैसा ही करना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक वस्तु दी गई है, लेकिन हर एक वस्तु के लिए हम अलग अलग निकालेंगे। गेहूं का अलग, चावल का अलग, दाल का अलग। ठीक है, गेहूं के लिए 2015, 2016, 2017 3 सूचना दी गई है, चावल के लिए 3 सूचना है, दाल के लिए 3 सूचना है। ठीक है, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल रूप में बना लिया था। बिल्कुल कैसा? आप ये देखिएगा, ऐसे आपको याद होगा। फिर यहाँ हमने एक कॉलम बनाया था कमोडिटी का, वस्तु का। कमोडिटी, वस्तु। कमोडिटी के बाद एक कॉलम हमने बनाया था एवरेज, एवरेज प्राइस, औसत मूल्य। ध्यान देना, पहले हम कॉलम सब फिट कर लेते हैं, फिर 2014 के लिए 2015 से सूचना दी गई, 2015 के लिए अलग। फिर एक कॉलम हम बनाएंगे 2016 के लिए अलग, और फिर हम एक कॉलम बनाएंगे 2017 के लिए अलग। ठीक, और सब के लिए हमें क्या क्या बनाना होगा? 2-2 कॉलम, एक कॉलम प्राइस का, एक कॉलम इंडेक्स का, एक कॉलम प्राइस का, एक कॉलम इंडेक्स का, एक कॉलम प्राइस का, एक कॉलम इंडेक्स का। ठीक है, यहाँ प्राइस और यहाँ इंडेक्स नंबर, यहाँ प्राइस, यहाँ इंडेक्स नंबर, यहाँ प्राइस, यहाँ इंडेक्स नंबर। ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, हमने तीनों के लिए अलग अलग बना रखा है। ठीक, गेहूं, चावल, दाल। तो अब चलिए, इधर हमने गेहूं के लिए बना दिया व्हीट, इधर हमने चावल के लिए बना दिया राइस, इधर हमने दाल के लिए बना दिया पल्स। इतनी सूचना तो आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई अंतर किया ही नहीं। हमने क्या काम दिया? क्वेश्चन में कहा है कि निम्न समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर, निम्नलिखित समंकों से वस्तुओं के औसत मूल्यों को आधार मानकर 3 वर्षों के मूल्य सूचकांक की गणना करनी है। हम 3 वर्षों के मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आ गए। चलिए लगा लेंगे। जब 3 वर्षों के मूल्य सूचकांक की गणना के लिए हम आगे आए तो 2015, 2016, 2017 गेहूं, चावल, दाल। लेकिन पहले हम प्रश्न में देखें, हमें 2 चीज़ मिलनी चाहिए। मात्रा समान हो, रुपया दिया गया हो, रुपए में परिवर्तन हुआ हो, मात्रा समान हो, तभी इंडेक्स निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। अब यहाँ क्वेश्चन में करें, ये जो आंकड़ा है ये रेट पर रुपी इन केजी है। ज़रा इसको तोड़ते हैं तो रेट पर रुपी का मतलब क्या होता है? 1 रुपए में इतने किलो। इसका मतलब ये होता है रेट पर रुपी, 1 रुपए में इतने किलो। और पिछले क्वेश्चन में था 1 किलो इतने रुपए में। शब्द वही हैं, अर्थ पूरी तरह से बदल गए। वहाँ था पर केजी इन रुपी और यहाँ है पर रुपी इन केजी। ठीक है, तो 1 रुपए में इतने किलो, मतलब यहाँ रुपया कांस्टेंट है, मात्रा बदल रही है। प्रश्न में मात्रा दिया है, जबकि मात्रा बदलनी नहीं चाहिए, मात्रा स्थिर होनी चाहिए, रुपया बदले। तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम इसका रूप बदलेंगे। कैसा? पहले इसे एक निश्चित मात्रा पे लेके आएंगे। जब आप एक निश्चित मात्रा पे लेके आएंगे तो ऐसा आप बताइएगा क्या कि दिए गए आंकड़ों में रेट पर रुपी इन केजी दिया गया है, अर्थात 1 रुपए में कितने किलो वस्तु मिली है वो दिया गया है। और सूचकांक की गणना के लिए हमें चाहिए मात्रा समान हो, परिवर्तन रुपए में हो। यहाँ रुपया समान है, सब की गणना 1 रुपए में की गई है कि 1 रुपए में कितना किलो। तो प्रश्न में किलो दिया है, रुपया दिया ही नहीं है, तो यहाँ सूचकांक नहीं निकल सकता। अतः हम इसे एक निश्चित मात्रा के लिए रुपया निकालेंगे। ठीक है, इतना आपको बताना होगा। मैंने क्या कहा, फिर से जान लीजिए। मैंने ये कहा कि प्रश्न में
जो आंकड़ा दिया गया है वो रेट पर रुपी इन केजी दिया गया है। तो पर रुपी इन केजी का मतलब 1 रुपए में इतने किलोग्राम। तो वास्तव में जो आंकड़ा दिया है 1 रुपए में वस्तु कितने किलो मिल रही है ये दिया गया है, मतलब प्रश्न में किलोग्राम दिया गया है, हमें रुपया चाहिए। तो एक निश्चित मात्रा कितने रुपए में मिल जाएगी हम उस पर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं 1 रुपए में 10 किलो मिल जा रहा है, 1 रुपए में 8 किलो, 1 रुपए में 5 किलो, 1 रुपए में 4 किलो, 1 रुपए में 2.5 किलो, 1 रुपए में 2 किलो, 1 रुपए में 2 किलो, 1 रुपए में 2.5 किलो, 1 रुपए में 2 किलो। तो हम ये मानेंगे, मान लो मात्रा 100 किलो हमें लेनी हो तो कितना खर्च करना पड़ेगा। तो आइए, जब मात्रा को हम कितना मान लें, कांस्टेंट मान लें। जब मात्रा 100 किलो लेनी हो तो कितना खर्च होगा, उसी आधार पर हम निकालते हैं कितना खर्च होगा। जब मात्रा 100 किलो लेनी हो तो कितना खर्च होगा। आइए एक तरफ से देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम किसके लिए, गेहूं के लिए अलग, चावल के लिए अलग, दाल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग निकाल लेंगे। तब हम रुपया निकालें। जब मात्रा 100 किलो लेनी हो तो 1 रुपए में 10 किलो, तो 100 किलो पाने के लिए तुरंत हम 10 से कर देंगे तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 10 रुपये। भाई जब 1 रुपए में 10 किलो मिल जा रहा है 1 रुपए में, तो 10 किलो के आधार पर हम 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, 10 रुपए में 100 किलो मिल जाएगा। यहाँ 1 रुपए में 8 किलो, तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना होगा, 12 रुपये 50 पैसे। 1 रुपए में 5 किलो है तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 20। तो ये जो प्रश्न में निकल के आया ये क्या दिया है, रुपया। लेकिन ये इतने रुपए में कितने किलो मिल जाएगा, 100 किलो। तो सबकी मात्रा क्या हो गई, बराबर। तो 2015 में 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना होगा, 10। 2016 में कितने रुपए, 12 रुपये 50 पैसे। और 2017 में कितने रुपए खर्च करने होंगे, 20 रुपये। और मात्रा सबकी क्या हो गई, बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में दिया था रेट पर रुपीज़ इन केजी, प्रति रुपए किलोग्राम में प्रश्न में दिया हुआ है। और प्रति रुपए किलोग्राम में प्रश्न सॉल्व नहीं होता। जब प्रति रुपए किलोग्राम में दिया हुआ है, मतलब यहाँ दिया हुआ 1 रुपए में इतना किलो, प्रश्न में किलो की मात्रा दी गई है। हमें निकालना किसको है, रुपया, कि इतना किलो कितने रुपए में, उससे इंडेक्स निकलेगा। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपए में 10 किलो है तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना होगा, 10 रुपये। उसी आधार पर यहाँ 1 किलो पाने के लिए 4 रुपये, 1 रुपए में 4 किलो मिल रहा है, 1 रुपए में 4 किलो मिल रहा है, तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, 25। 1 रुपए में 2.5 किलो मिल रहा है तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, 40। 1 रुपए में 2 किलो मिल रहा है तो 100 किलो पाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, 50 रुपये। ये चावल के लिए मात्रा हो, रुपया हो गया। दाल के लिए आते हैं, 1 रुपए में 2 किलो है तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 50। 1 रुपए में 2.5 किलो है तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, 40। यहाँ 1 रुपए में 2 किलो है तो 100 किलो पाने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, 50। ये इसके लिए मात्रा है। कंफर्म। अब हमें निकालना होगा एवरेज। क्या निकालना होगा, एवरेज। सबके लिए मूल्य मिल गया। अब यही मूल्य क्वेश्चन में हम रख लेते हैं। अब वास्तव में ये क्वेश्चन है जो छिपा दिया गया था। सबकी मात्रा समान हो गई, सबकी मात्रा हमने कितने किलो मान लिया, 100 किलो। सबकी मात्रा मिल गई, 100 किलो 10 रुपये में, 100 किलो 12.5 रुपये में, 100 किलो 20 रुपये में, 100 किलो 25 रुपये में, 100 किलो 40 रुपये में, 100 किलो 50 रुपये में। तो सबकी मात्रा मिल गई और सबके मूल्य मिल गए। सबके मूल्य हम लिख लेते हैं। 2015 में कितने रुपए आया, 10 रुपये गेहूँ। 2016 में 12.5 रुपये और 2017 में 20 रुपये। अब चावल के लिए 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। फिर उधर कितना आया, 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। अब हम एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। तो एवरेज, चावल का अलग, गेहूं का अलग, दाल का अलग। पहले गेहूं का निकालते हैं व्हीट, चावल का निकालते हैं राइस, दाल का निकालते हैं पल्स। तो गेहूं के लिए कितना दिया है, 10, 12.5 प्लस 20 जोड़ के बटे 3, तो 20, 12, 32, 10, 42.5। चेक कर लेते हैं भाई। 20 प्लस 12.5 प्लस 10 टोटल हो गया 42.5 भागे 3, 42.5 भागे 3 कितना आ गया, 14.17, 14.17। इधर आते हैं चावल के लिए, तो 25 प्लस 40 प्लस 50, 50, 40, 90, 25, 115, 115 बटे 3
115/3 38.33। ठीक, इधर आते हैं दाल के लिए 50 40 50 3 140/3 140/3 कितना है 46.67। ठीक है, इतना एवरेज निकल के आ गया। अब इसके लिए ही हमें सबको निकालना होगा। तो चलिए सबका एवरेज यहाँ हम रख देते हैं। इसका एवरेज कितना आया 14.17 गेहूं का। चावल का कितना आया 38.33। दाल का कितना निकल के आया 46.67। अब इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स कैसे निकलेगा? तो इंडेक्स के लिए सूत्र क्या है? जब औसत मूल्यों के आधार पर निकालना हो तो P1 अपॉन एवरेज प्राइस इंटू 100। ठीक है, चालू वर्ष का मूल्य बटे औसत मूल्य गुणे 100। तो चालू वर्ष का मूल्य है 10, औसत मूल्य है 14.17 गुणे 100। इधर चालू वर्ष का मूल्य है 12.5, औसत मूल्य है 14.17 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य है 20, औसत मूल्य है 14.17 गुणे 100। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं। भाई 100 गुणे 10 मतलब 1000 भागे 14.17 दिया जाएगा 70.57। एक हल हो गया। इधर आ जाते हैं 12.5 गुणे 100 भागे 14.17 दिया जाएगा 88.21। ठीक, इधर आ जाते हैं 141.14। ठीक है, तीनों साल का हमने निकाल लिया गेहूं का। जब गेहूं का हल हो चुका है तो 70.57, 88.21 और 141.14। हम अब आ जाते हैं चावल के लिए। चालू वर्ष का मूल्य 25, औसत मूल्य 38.33 गुणे 100। इधर चालू वर्ष का मूल्य 40, औसत मूल्य 38.33 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 50, औसत का मूल्य है 38.33 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ $65.22 चावल के लिए निकल के आया। इधर आते हैं 104.35। इधर आ जाता है 130.446, तो 130.45 कह सकते हैं। ठीक है, इसका निकल के आ गया। कैलकुलेशन एकदम ईजीएस्ट है, उस पर आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना। चालू वर्ष का मूल्य 50, औसत का मूल्य 46.67 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 40, औसत का मूल्य 46.67 गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य 50, औसत का मूल्य 46.67 गुणे 100। ठीक है, तो आइए, तो चालू वर्ष का मूल्य कितना दिया है? चालू वर्ष का मूल्य 50 गुणे 100 46.67 107.13 इधर कितना आया 40 भागे 46.67। ठीक है, गुणे 100 85.71 और इधर निकल गया 107.13। फिर से देख लेते हैं। हाँ, 107.135 है तो 4 107.14। ठीक है, ये इतने निकल के आ गए। अब अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि गेहूं का सूचकांक बताइए, ये रहा। चावल का कहा जाए तो ये रहा। दाल का कहा जाए तो ये रहा। मतलब जिसका सूचकांक कहा जाए आप उसको आसानी से बता सकते हैं। लेकिन ये गेहूं के, चावल के, दाल के सूचकांक है, एक वर्ष के नहीं है। अगर एक वर्ष का निकालना हो तो दिक्कत। वर्ष में आपको 3 वस्तुएं मिली तो फिर तीनों सूचकांक जोड़ के बटे 3 होगा। कैसा? बिल्कुल ऐसा। 70.57 प्लस 65.22 प्लस 107.13 जोड़ के आया 242.92 डिवाइडेड बाई 3
ये आ जाएगा 80.97, ये एक वर्ष के लिए निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इस वर्ष के लिए निकालेंगे तो तीनों सूचकांक जोड़ देंगे, 88.21 प्लस 104.35, 88.21 प्लस 104.35 प्लस 85.71, 278.27 और डिवाइडेड बाई 3, मतलब कितना आ जाएगा 92.76, 92.76। इधर आ जाते हैं 141.14 प्लस 130.45 प्लस 107.14, 378.73, 378.73 भागे 3, 126.24, 126.24। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो ऐसे ही सूचकांक आपको निकालने पड़ सकते हैं। ये एक वर्ष के लिए था, एक वर्षीय माध्यम स्थिर आधार था, जिसमें आपको एक वर्ष के लिए भी मिल सकता है और आपको इसमें मिल सकता है कई वर्षों को इकट्ठा औसत मानकर लगाना पड़ सकता है। लिवरेज हम आपको, चेन बेस हम आपको बता चुके हैं, श्रृंखला आधार। ठीक है, श्रृंखला आधार के लिए आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन पढ़ लिया है। इलस्ट्रेशन 7 आपकी स्क्रीन पे है, आप उसमें भी एक से ज़्यादा वस्तुएं दे दी गई हैं, आप उनका लगा सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको लगा के सिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो दिए हैं, लेकिन वो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इससे बहुत आसान है। चेन बेस के लिए आपको ये ध्यान देना होता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए आधार उसका पिछला वर्ष होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा वस्तुएं आती है ना तो क्वेश्चन जटिल दिखना शुरू होता है। ठीक है, तो चेन बेस भी हम ऐसा एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलेंगे। चेन बेस के लिए आते हैं। जब एक से ज़्यादा सूचना दी जाए तब हम क्या करेंगे। चेन बेस के लिए आपने सूत्र पढ़ रखा है श्रृंखला आधार के लिए कि प्रत्येक, जब भी श्रृंखला बेस पढ़ते हो प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष ही क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तालिका में सन 2013 से 2017 तक के 3 वस्तुओं के औसत थोक मूल्य दिए गए हैं। श्रृंखला आधार रीत से सूचकांक की रचना कीजिए। उदाहरण 7। चलिए, क्या क्या दिया गया है। कमोडिटीज़ दी गई हैं, वस्तु। भाई पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ के बाद 2013, 14, 15, 16, 17, 2013, 14, 15, 16, 17, 3 वर्षों की 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 3 वस्तु दी गई हैं। तो 3 वस्तुओं के लिए हमने 3 कॉलम बना दिया। ठीक है, कितना 5, 8, 10, ये पहली वस्तु, दूसरी, तीसरी, 5, 8, 10, 6, 10, 12, 6, 10, 12, फिर कितना 8, 12, 15, फिर 8, 15, 18, 8, 15, 18, फिर 10, 18, 20, 10, 18, 20। ठीक, चलिए इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें श्रृंखला आधार रीत से क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 2 नियम बताया था जब एक वस्तु के लिए पढ़ना हो तब। एक तो होता है स्थिर आधार, उसमें किसी एक को हम बेस को फिक्स कर देते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और चेन बेस में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता। मेरा अपना ओपिनियन है चेन बेस ज़्यादा बेहतर है। क्यों भाई, हम 10 साल पीछे के आधार पर तुलना करें तो ठीक होगा क्या? नहीं, यहाँ क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होते हैं। तो सबसे बेहतर ये होता है कि जस्ट पिछले वर्ष को आधार मानकर सॉल्व किया जाए, तो प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष ही क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। तो चेन बेस का यही फॉर्मूला होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष क्या बन जाएगा, आधार। फॉर्मूला वही होता है, इंडेक्स नंबर बराबर
P1 अपान P0 इंटू 100, लेकिन जो ये P0 होगा प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष होगा। तो अब चूंकि यहाँ 13, 14, 15, 16 3 वस्तुओं का निकालना है, तो सबके लिए हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे जैसा अभी कुछ देर पहले हमने बनाया था। ठीक है, ऐसे ही हम बनाएंगे। आइए देखते हैं, और सबके लिए हम अलग अलग दिखाते हैं। तो पहले यहाँ कमोडिटीज़, फिर यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हमें एवरेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ एवरेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एवरेज प्राइस से निकालना था, यहाँ सबका एवरेज प्राइस बदलता रहेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ वर्ष से शुरुआत करेंगे। 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, कमोडिटी, और यहाँ हमने वर्ष लिखना शुरू कर दिया, हर एक वर्ष का अलग अलग। यहाँ 2013 से शुरू करेंगे। पिछले वाले में यहाँ हमने क्या लिखा था, एक एवरेज लिखा था, यहाँ एवरेज की कोई ज़रूरत नहीं, एवरेज से निकालना नहीं है। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है, अब यहाँ प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, 3 वस्तु दिया है, इसलिए ये रहा एक कॉलम, ये रहा दूसरा कॉलम, हर वस्तु के लिए अलग अलग, और ये रहा तीसरा कॉलम। ठीक है, 3 बन गए, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। ठीक, बन गया एकदम आसानी से। अब हम आ जाते हैं यहाँ प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्राइस कितना दिया हुआ है, किसके लिए। पहले हम पहली वस्तु के लिए आ जाते हैं। कितना दिया है, 5, 6, 8, 8, 10। दूसरी वस्तु के लिए आ जाते हैं। इसमें ऐसा ही दिया था, उसमें ऐसे दिया जाता था, यहाँ ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 8, 10, 12, 15, 18। यहाँ कैसा दिया हुआ है, 10, 12, 15, 18, 20। आपको चेन बेस जब भी निकालना हो, पहला इंडेक्स नंबर मैंने पहले ही कहा था क्या होता है, 100 होता है। क्यों, चेन बेस का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर बराबर P1 अपान P0 इंटू 100। तो पहले वर्ष का कोई आधार नहीं पता होता, तो जब पहले वर्ष का कोई आधार नहीं पता होता, इसलिए पहले वर्ष का हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, तो और चाहें तो हम वही, चूँकि उतना ही आधार लिख के रखेंगे, इसलिए उतना ही अंत में आएगा। तब इधर आते हैं। अब 2014 में चालू वर्ष का मूल्य हो गया 6, तो 2014 के लिए आधार क्या होगा, 2013। तो 2013 का आधार मूल्य क्या है, 5 × 100। अब इधर क्या होगा, 8, चालू वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 6, प्रत्येक वर्ष के लिए आधार उसका पिछला वर्ष होगा। इधर क्या होगा, 8, आधार का मूल्य क्या हो जाएगा, 8 × 100। इधर क्या होगा, चालू वर्ष का मूल्य 10, आधार वर्ष का मूल्य 8 × 100। ठीक है, एकदम ईजीएस्ट तरीके से आ जाएगा। इधर आते हैं, चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 10, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 8 × 100। चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 12, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 10 × 100। चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 15, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 12 × 100। चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 18, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 15 × 100। इधर आते हैं, चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 12, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 10 × 100। तो चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 15, आधार वर्ष का मूल्य हो जाएगा 12, प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष ही आधार होगा। ठीक है, तो इधर चालू वर्ष का मूल्य 18, पिछले वर्ष का मूल्य 15 × 100। चालू वर्ष का मूल्य हो जाएगा 20, पिछले वर्ष का मूल्य क्या हो जाएगा, 18 × 100। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबके लिए तो 100 था ही, यहाँ 5 का 20 100, 120 आ जाएगा। ठीक है, सब इंडेक्स हम कवर कर देते हैं। आइए इधर आ जाते हैं। तो भाई 800 भागे 6, 800 भागे 6, 133.33। ठीक है, इधर आ जाते हैं 100, इधर आ जाते हैं 1000 भागे 8, 125। ठीक है, सब हमने कवर कर लिया। ये किसका है, पहली वस्तुओं के इंडेक्स आ गए।
ये पहली वस्तु के इंडेक्स हैं। पहले साल का 100, दूसरे साल का 120, तीसरे साल का 133.33, तीसरे साल का, चौथे साल का 100, पाँचवें साल का 125। ठीक है, हम दूसरी वस्तु के लिए निकालते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी निकाला था 10/8 125। ठीक है, 10/8 × 100, 12/10 ये कितना हो जाएगा 120। इधर कितना हो जाएगा 15/12 × 100 125। इधर कितना हो जाएगा 18/15 120। ठीक, ये दूसरी वस्तु के लिए निकल के आ गया। तीसरी वस्तु के लिए निकालते हैं। इधर कितना हो जाएगा 120, इधर कितना हो जाएगा 1500/12 125। इधर कितना हो जाएगा 1800/15 120। इधर 2000/18 111.11। ठीक है, अब ये सारे इंडेक्स आ चुके हैं। जब सारे इंडेक्स आ चुके हैं तो हमें एक वर्ष का निकालना होगा। वही फॉर्मूला, जब एक वर्ष का निकालना होगा, तीनों इंडेक्स जोड़ दिया, 300/3 = 100। ये एक वर्ष के लिए आ गया। इधर जोड़ देता है 240 365, सारे इंडेक्स ये जुड़ गया, 365/3 365/3 121.67। इधर आता है तो सब जोड़ देते हैं, 133.33 प्लस 120 प्लस 125 378.33 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 126.11। इधर आ जाते हैं 100 125 120 345/3 345/3 115। इधर आ जाते हैं 125 120 111.11 356.11/3 कितना निकल के आ गया 118.70। ठीक दोस्तों, तो ये रहा श्रृंखला में बस इतना आपको ध्यान देना होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष ही आधार होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इसमें थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, मैंने सारे नियम सिर्फ इतने हैं, वहाँ था P1 एवरेज प्राइस × 100, यहाँ था P1 P0 × 100, और प्रत्येक वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष आधार होगा, और जो वर्ष चल रहा होता है वही चालू वर्ष होता है। बाकी अब कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ कठिन नहीं है। तो सही मायनों में ये आधे सूचकांक की समाप्ति हो जाती है। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर WhatsApp करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से पूरा कर सकते हैं। एक तरफ से टॉपिक बाय टॉपिक आपकी पूरी पढ़ाई होगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।